अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ शहबाज राना। नाज़रीन, मुल्क में एक दफ़ा फिर गंदम के बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और हंगामी इजलास के दौरान 10 लाख मेट्रिक टन तक जो गंदम है उसकी दरामद की इजाज़त दे दी गई। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान को 3 साल के बाद फिर दोबारा गंदम दरामद करने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? ये भी ऐसे वक्त में जबकि ख़ुद सरकारी इदादोशुमार ये कहते हैं कि इस साल मुल्क के अंदर जो गंदम की पैदावार हुई है वो 30 मिलियन मेट्रिक टन के करीब है। हुकूमत के पास जो ज़खायर थे और निजी शोबे के पास इस 30 मिलियन मेट्रिक टन के अलावा वो कोई 20 लाख मेट्रिक टन थे। और अगर आप नंबर्स देखें जो फूड मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो गंदम है उसके अगर स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स के लिए भी 10 लाख टन की एलोकेशन कर दें, 268 मिलियन जो अफराद है उनकी ज़रूरियात के मुताबिक भी गंदम आप रख लें। और उसके अलावा अगर कोई तकरीबन 15 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है जो जिसको बीज के तौर पर इस्तेमाल होता है या उसका नुकसान हो जाता है जब फसल जो है उसकी कटाई होती है, उसको भी निकाल दें तो फिर भी मुल्क के अंदर इस वक्त जितनी ज़रूरत है उससे कोई 1.25 लाख मेट्रिक टन जो गंदम इजाफी है। तो अगर ये गंदम 1.25 लाख मेट्रिक टन इजाफी है तो फिर ये हंगामी तौर पर 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है इसकी दरामद की इजाज़त क्यों दी गई? इतना हंगामी इजलास था कि जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, जो चेयरमैन है ECC के, उन्होंने वर्चुअली इस इजलास की सदारत की। और इस इजलास से 2 दिन पहले मंडे को एक वीट बोर्ड का इजलास होता है और वीट बोर्ड के इजलास में जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनके नुमाइंदों की तरफ से 22 लाख मेट्रिक टन गंदम की जो है वो उन्होंने डिमांड की है वफाकी हुकूमत से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जो मुल्क है जो पिछले 2-3 साल में अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा था और सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी कि जो किसान है उसको भी अपनी गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सप्लाई ठीक थी, बाकी मामला भी ठीक था, अगर सब ठीक था तो फिर अचानक से ये जो 22 लाख टन की जो डिमांड है ये कैसे आ गया? अगर डिमांड को भी हम देखें और ये नंबर्स नाज़रीन हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, पंजाब जो मुल्क की गंदम का 3/4 पैदा करता है, उसने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि उसको 10 लाख मेट्रिक टन जो है वो गंदम फराहम की जाए। सिंध जो 16% मुल्क की जो टोटल गंदम पैदा होती है उसको वो फराहम करता है और सिंध की तरफ से जो डिमांड आई है वो कोई 7,20,000 मेट्रिक टन की है कि सिंध ने वफाकी हुकूमत से कहा कि हमें 7,20,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम की जाए जिसमें 5 लाख टन इंपोर्ट करके दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा जिसकी ज़रूरियात हमेशा ही दूसरे सूबों से पूरी होती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है सेल्फ सफिशेंट नहीं है गंदम में, उसने भी 2 लाख मेट्रिक टन इंपोर्टेड गंदम और इसके अलावा कोई 2,25,000 मेट्रिक टन जो पास्को के पास है उस स्टॉक में से उसने फरहमी की बात की। कुछ 4.25 लाख टन गंदम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मांगी है। और अब बलूचिस्तान उसने 57,500 मेट्रिक टन गंदम की डिमांड की है। तो अगर मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये डिमांड्स कहाँ से आ रही? क्या ये मिसमैनेजमेंट का इशू है? क्या किसी जगह पे कोई कोताही हुई है? अगर इसके पीछे ऐसे कौन से जो उसकी रीज़न्स हैं कि आज पाकिस्तान 3 साल के बाद फिर जो गंदम है वो दरामद करने का फ़ैसला कर चुका है? ECC ने 3-4 बुनियादी फ़ैसले किए हैं नाज़रीन, जिसमें एक फ़ैसला तो ये था कि 5 लाख टन से लेकर 10 लाख टन गंदम की दरामद, लेकिन इसके साथ ही एक जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक स्टीयरिंग कमेटी की तश्कील दे दी है। अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी है इसकी सरबराही दी गई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के पास, उनको इसका सरबराह बनाया गया है। और ये जो स्टीयरिंग कमेटी होगी ये डिसाइड करेगी कि ये जो असूली मंजूरी दी है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की दरामद की, इसमें से कितनी और कब मंगवानी है। इसके हवाले से जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो सूबे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये जो गंदम दरामद की जा रही है ये सूबों के बिहाफ पे की जा रही है, तो इसकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो बैंक के अंदर इसके अकाउंट्स खोलने हैं इंपोर्ट के लिए, ये पहले सूबे लेटर ऑफ क्रेडिट खोलेंगे, उसके बाद ही जो गंदम है वो दरामद की जा सकेगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज से चंद साल पहले जब शुगर भी इंपोर्ट की गई थी सूबों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, तो फिर सूबों ने बकौल वफाकी हुकूमत की अपनी जो अदायगियाँ वो वक्त पर नहीं की थी, सर्कुलर डेट का मसला जो है पैदा हो गया था। एक और जो इसके अंदर अहम सवाल है और ये बल्कि फ़ैसला है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, कि ये जो गंदम है ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो एक हुकूमती मलकियती इदारा है, TCP के ज़रिए हुकूमत
ये गंदम इंपोर्ट करेगी, लेकिन इसकी जो अदायगियाँ हैं वो सूबाई हुकूमत करेंगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, और जो वीट बोर्ड का जो इजलास हुआ था मंडे को, उसमें भी ये क्वेश्चन रेज हुआ कि आखिर जो टीसीपी ही क्यों, कि जो निजी शोबा है जिसको एक्सपीरियंस भी है वीट इंपोर्ट करने का, निजी शोबे की तरफ से इजाज़त मांगी गई कि हमें इजाज़त दें, हम वीट इंपोर्ट करेंगे। तो हुकूमत ने क्यों फैसला किया कि ये टीसीपी के ज़रिए ही गंदम दरामद की जाएगी? क्या टीसीपी ज़्यादा एफिशिएंट है निजी शोबे से? तो फिर तो बेहतर फ़ैसला है। अगर क्या टीसीपी के साथ अगर निजी शोबे को भी इजाज़त दे दी जाती तो वो बेहतर ना होता? एक और जो चीज़ ईसीसी के सामने रखी गई इस हफ्ते वो ये थी कि अगर ये 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है इसको दरामद जो होती है, तो इसके लिए जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए, वो कोई $340 मिलियन एस्टिमेटेड है। एक्चुअल प्राइस क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगा जब टेंडर खुलेगा और जब उस टेंडर की मंजूरी दी जाएगी। तो ये $340 मिलियन कॉस्ट तो एक होगी, और ये कॉस्ट है लैंडेड, जो पाकिस्तान की सी पोर्ट के ऊपर गंदम पहुंचेगी, एस्टिमेटेड। अगेन प्राइस का कब पता चलेगा? जब गंदम का टेंडर दे दिया जाएगा, उसका जो ठेका है इंपोर्ट का वो दे दिया जाएगा। लेकिन कराची से अगर गंदम पेशावर जानी है, वो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जानी है, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बर्दाश्त करेंगी सूबाई हुकूमतें, जो ये गंदम जो है वो उठाएंगी। लेकिन जब ये गंदम ये सारी चीज़ें हो रही थी, और ये उस वक्त हो रहा है कि जब गंदम की जो कटाई हुई है, अभी हार्डली वो 4 माह हुए हैं, और ये फौरी तौर पर ये जो एक क्राइसिस है जो सामने आया, और जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स है उसके जो दादोशुमार है उसके मुताबिक जो आटा है इस सारे अरसे में, अगर आप देखें आटे की कीमत जो पिछला जुमा था उस तक, और अगर उसको कंपेयर किया जाए 1 साल पहले से, उसमें 74% आटे की कीमत में इजाफा। ये बेसिक स्टेपल फूड है, और इसकी ये हालत है कि आटे की कीमत में 1 साल के अरसा के दौरान सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 74% इजाफा हुआ है। अगर आप मुख्तलिफ शहरों के रेट्स का अगर आप सिर्फ एक सरसरी सा उसका जायज़ा ले लें, इस्लामाबाद में एवरेज जो प्राइस है, ये मैक्सिमम एवरेज प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो 145 रुपये फ़ी किलो का आटा है। रावलपिंडी में 146 रुपये, रादर 144 रुपये फ़ी किलो। ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। गुजरावाला में कम है प्राइस 132 रुपये, सियालकोट में 131 रुपये, लाहौर में 120 रुपये। इसी तरीके से जो मुल्क के दूसरे शहर हैं वो प्राइसेस आ रही हैं। कराची के अंदर कोई 145 रुपये फ़ी किलो आटा जो है मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्राइस 150 रुपये फ़ी किलो। फ़ैसला हुकूमत का है, मशरूत फ़ैसला है। मशरूत इसलिए है कि सूबे पैसे देंगे तो गंदम इंपोर्ट होगी। आज से हमने 3 साल पहले भी गंदम इंपोर्ट की थी, उस वक्त निजी शोबे ने की थी, और 35 लाख मेट्रिक टन की थी, और उस वक्त निगरान हुकूमत थी। और निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे शो में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बात करेंगे वीट के हवाले से। ये वज़ीर आज़म थे जब पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 35 लाख मेट्रिक टन जो वीट है वो इंपोर्ट की थी, और उस वक्त भी ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी उसका चर्चा हुआ था। अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया 10 लाख मेट्रिक टन। इन दोनों फ़ैसलों में फ़र्क क्या है? अब क्या हम बेहतर कर सकते हैं? माजी से हमने क्या कुछ सबक सीखा? क्या माजी में कुछ गलत हुआ था या सिर्फ अफवाहें थी? इस हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम हमें ज्वाइन करने का अनवारुल हक काकड़ साहब। ये जो वीट है ये पाकिस्तान का एक लगता है कि एक और बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है, इन सेंस कि एक नॉर्मल जो इकनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसकी क्या वजह है? आप उस वक्त मुल्क के सरबराह थे जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जो वीट इंपोर्ट की थी। बहुत शुक्रिया रान साहब। देखिए, मेरी अपनी हम्बल सजेशन ये होगी कि इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मौका मिल गया है, और हमारे दौर में गलत हुआ, ठीक हुआ, अब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो अपनी जगह पे लोगों को उस पर जजमेंट भी पास करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को भी करनी चाहिए, और अगर कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी बन रही है ज़रूर इन्फोर्स होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ की करेंगे? उसके लिए बेसिक सेंस जो है ना वो उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये साइकिल जो है ये चलता कैसे, इसको मद्देनज़र रखना या उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से 18th अमेंडमेंट हमारे यहाँ आई है, एग्रीकल्चर जो है वो डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ फेडरेशन में एक फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री जो है ना वो डिज़ाइन हो गई, जो पहले नहीं थी 18th अमेंडमेंट से पहले। चारों सूबे
आपको हर साल डाटा प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका प्रोडक्शन डाटा होता है और कंजम्पशन डाटा होता है। पंजाब आपको कहता है कि जी मैं 20 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पटवार खाने से, हर तहसील से, हर यूनियन काउंसिल से, हर चक से उनको डाटा मिल जाता है कि जी इस यूनियन में इतने लोग काश्त करना चाहेंगे या कर रहे हैं, फ़लानी तहसील में इतने कर रहे हैं, फ़लाने ज़िले में इतने कर रहे हैं। ये डाटा रिकनसाइल हो जाता है और ये अपना प्रोडक्शन डाटा फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर लेता है। फिर साथ में वो अपना कंजम्पशन प्रोजेक्टेड डाटा भी दे देते हैं कि जी साल की मेरी खुराक की जो ज़रूरत है, स्टेपल फूड है, ये इतना होगा। यही सिंध करता है, यही बलूचिस्तान करता है, यही केपी करता है। फेडरेशन में ये आके रिकनसाइल हो जाता है, तो आपकी प्रोजेक्शन आ जाती है ऑफ प्रोडक्शन और आपके पास प्रोजेक्शन आ जाती है ऑफ कंजम्पशन। ठीक। यूजुअली हमारे यहाँ जो नॉन पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उसको भी पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो कंसिडर करते हैं। ठीक। आपके पास 40-50 लाख अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, बसा औकात अफगानिस्तान स्मगल होके भी ये जाती है। ये जो एस्टिमेट होता है, जो एस्टिमेशन होती है, उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके फेडरल गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट कर देती है। अब जब ये एक्चुअल ग्राउंड पे आता है, या मैं अपने दौर के हवाले से जो हमारे दौर में हुआ उसमें क्या हुआ उसको भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल उस पर आते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये जो आपने बात की कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की, होता इसी तरीके से है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो साल है जिसकी बेस के ऊपर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला, उसमें सरकारी दादोशुमार जो सूबों से ही आए और फूड मिनिस्ट्री ने कहा जी कि हमारी जो इस साल की कंजम्पशन है और जो प्रोडक्शन है, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमारी जो इस वक्त अवेलेबल स्टॉक्स हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भी डाल लें, पीछे से जो कैरी फॉरवर्ड भी स्टॉक आया है वो भी डाल लें, तो 1,25,000 मेट्रिक टन सरप्लस है। इसके बावजूद 10 लाख टन जो है हमने दरामद का फैसला किया। अभी तो आप इसके बारे में तो शायद कुछ ना कह सकें, लेकिन चूंकि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, ये बात हमेशा होती है जी कि मुल्क के अंदर गंदम है लेकिन नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है कि जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रही, अगर मिलती है तो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो ये इन स्टॉक्स की, इन नंबर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है कि जब हम खुद इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि 1.25 लाख टन, ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आप एक सरप्लस के अंदर फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा है। आपके टाइम पर हमने 35 लाख टन पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया। ये नंबर्स कितने क्रेडिबल होते हैं? अच्छा देखिए, बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि ये नंबर क्रेडिबल ही होते हैं बाय एंड लार्ज। उसमें अगर डाटा मैनिपुलेशन कहीं पर होती है तो वो बड़े मिनिमम लेवल पे होगी, और इतनी एक्यूरेसी हमारे निज़ाम में या किसी और निज़ाम में भी शायद ना हो। चूँकि इसमें इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के लेजिटिमेट और इलिसिट इंटरेस्ट दोनों उससे वाबस्ता होते हैं, तो इस तरह की डाटा मैनिपुलेशन भी एट टाइम्स होती है। लेकिन इस डाटा मैनिपुलेशन की मैनेजमेंट कैसे हो या ना हो, और जो एक्चुअल कोर आपका इशू है वो किस तरह हो, और हमारे दौर में क्या हुआ, आज के दौर में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल में ये पूरी गुफ्तगू की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर हम निज़ाम पे बात कर लें, अब इस पूरे एक साइकिल तो ये हुआ कि प्रोडक्शन इतनी है, कंजम्पशन नहीं है, टारगेट ये है। अब प्रोड्यूस हो गई, हार्वेस्ट आ गया। एक चीज़ है जिसको कहते हैं सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि वो अनाउंस कर देती है नेक्स्ट सीज़न के लिए कि लेट से मैं पर टनेज जो है ना वो 4,000 रुपये मिलूँगा, 4,500 मिलूँगा, 5,000 मिलूँगा, कोई भी कीमत मुकर्रर कर देते हैं। अब जो फार्मर और काश्तकार है वो उस प्रॉमिस पे कल्टिवेट करता है, वो अपनी तमाम की तमाम कैलकुलेशंस करता है, फर्टिलाइज़र्स की करता है, बाकी उसके जितने अखराजात हैं उसके लिए वो इंसेंटिवाइज हो जाती है वो सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस, और उस वादे पे तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, उस पे वो पूरा साल गुजारता है। उसमें खुसूसी तौर पे मैं छोटे किसान या छोटे ज़मींदार की बात करूँगा, 10 एकड़ में, 12 एकड़ में, 18 एकड़ में, 20 एकड़ तक भी मैं उसको छोटे ज़मींदार के तौर पे ज़ाहिर लूँगा। अब ये कल्टीवेशन जो करते हैं ये आपके लार्ज जो कंट्रीब्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका है उसकी तरफ ये लोग आते हैं। हमारे दौर में क्या हुआ
कि जब हम हुकूमत में आ रहे थे, एक सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस को डिटरमिन करना था हुकूमतों ने, और वो जाती हुई हुकूमत जो पीडीएम की उस वक्त थी, उससे पहले वाले साल में वो 2300 रुपये थी। ठीक। जाते हुए कुछ कॉन्वर्सेशंस कमेटीज़ की हमें पता लगी कि उन्होंने पंजाब के साइड पे ये रिकमेंड किया था कि यार उसको 3300 तक ले आए। ठीक। लेकिन सिंध नहीं माना और वो दे टुक इट टू 3900 रुपीज़, और उनका कहना था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं और ये हमारा वोटर है। और जी, मैंने उस पर रिपोर्ट भी किया था इस पे। ओके, ठीक है, ऐसे ही। अब ये सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस एक साल में 77% उसमें इजाफा हो गया था स्पोर्ट प्राइस। उन्होंने डिटरमिन किया, हमने नहीं डिटरमिन। ठीक, आपके आने से पहले स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर हो गई। वो मुकर्रर हो चुकी। ठीक। ठीक है, जिसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह को तीसरे चौथे दिन एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गन है टीसीपी के नाम से, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो आप समरी होते होते आपके पास पहुंच जाती है कि जी 1 मिलियन मैट्रिक टन आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स चाहिए। जब आप पूछते हैं कि जी कौन से स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, अब हार्वेस्ट ने आना है कहीं 4 महीने। और ये आपकी गवर्नमेंट आ चुकी थी या उससे पहले की बात है? जैसे ही हमारी हुकूमत आई, शायद दूसरे या तीसरे दिन ये असम्बली पहुंच गई टीसीपी की तरफ से कि 10 लाख टन की इजाजत दी जाए इम्पोर्ट की। अच्छा, मैं जब तक मुझे याद पड़ता है कि पहले 2 दिन में उनको इजाज़त दे दी गई। ठीक है, ईसीसी ने इजाज़त दे दी। ठीक। और फिर जब उसकी फर्दर डिलिब्रेशन उन्होंने की तो उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया और काबीना में ले आए। ठीक है। और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो नोटिफिकेशन मौजूद है जिसमें बड़ी बहस ज़ाहिर है सब कमेटीज़ में होती हैं, और बहस यही थी, उन्होंने कहा जनाब अगर आपने ये इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी तो एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, आप सिविल अनरेस्ट की तरफ चले जाएंगे, लोगों के पास रोटी नहीं होगी खाने की। तो वहाँ पे सम सेंस प्रिवेल्ड, और उन्होंने बुक्स चेक की कि टीसीपी के अपने बुक्स की क्या सिचुएशन है। तो पता लगा वो कोई अराउंड 300 अरब एज वी स्पीक, मुझे जो याद फिगर पड़ता है, वो अंडर डेट थे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ख़रीदारी किए जाओ, बैंकों से लोन के को पूछ नहीं कि ये ज़रूरत थी नहीं थी, ये तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, मेरा पैसा तो नहीं है। हमारी तरफ से ये सजेशन और कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि जनाब ये जिस तूफ़ान का पेश खैमा आप हमें बता रहे हैं या डरा रहे हैं, तो एक मार्केट मौजूद है, मार्केट फोर्सेस मौजूद हैं। अगर वाक़तन इस तरह की डेफिशिएंसी हुई जो प्रोडक्शन टारगेट में है और कंजम्पशन टारगेट में है, तो प्राइवेट सेक्टर उसको केटर फॉर कर लेगा। आप क्यों इतना ज़्यादा इंथुजियाज़म आपके यहाँ मौजूद है कि जी आपने इंपोर्ट करनी है? वैसे इसकी क्या वजह होती है? टीसीपी क्यों इतना अपने आप को फोरफ्रंट पे लेके? देखिए, मैं इस जिम्मेदार पोजीशन पे रहा हूँ, मैं उसको एक्यूज़ तो नहीं करता हूँ, लेकिन बदगुमानी लोगों की नहीं जाती। और बदगुमानी क्या है? बदगुमानी ये है कि जब आप एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी शायद उसके जो बेसिक यार्ड स्टिक हैं, जो पैमाना है, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी के हवाले से ही क्वेश्चन होते हैं। तो टीसीपी भी उसी तरह का एक इदारा है, ब्यूरोक्रेट्स उसको चलाते हैं, एक पूरा निज़ाम है उसका। कभी ये गंदम ख़रीदते हैं, कभी ये चीनी ख़रीदते हैं। ख़रीदार ये होते हैं और जिनसे ख़रीदी जाती है, और गवर्नमेंट जब पर्टिकुलरली ख़रीदार हो, उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होने का ख़दशा बढ़ जाता है। आपको उस वक्त कोई एविडेंस ऐसा मिला? क्योंकि अगर हमें मिला होता तो हम एक्शन लेते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जनरल परसेप्शन गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के हवाले से ये होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में निस्बतन आप ये बहुत मोहतात होकर इस प्रिजम्पशन पे चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने अगर गंदम इंपोर्ट करनी है या कोई और चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर फॉल्टी वीट पे लगाएगा और उसको इंपोर्ट करेगा, और फिर इस मार्केट जो मुमकिन नहीं नज़र आता ना, वहाँ पे इस तरह की रिपोर्टेडली चीज़ें हुई हैं। रिपोर्टेडली, मुझे मेरे पास एविडेंस नहीं है, रिपोर्टेडली हुई है। अब चूंकि हमने जब ये फैसला कर लिया, एक 3.5 मिलियन मैट्रिक टन का उस वक्त तक प्लस
कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक वीट प्रोडक्शन एक फोरम है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई जो उसने रिलीजियसली फॉलो की है उस दौर में, कि आपने मार्केट को मॉनिटर करना है एवरी 15 डे। उसके इजलास हुए हैं, उसके रिकॉर्ड मौजूद है कि एवरी 15 डे आपने मॉनिटर करना है कि कहीं ये कमोडिटी फ्लडेड ना हो मार्केट के अंदर, यानी इतनी ज़्यादा ना आ जाए। तो क्या 35 लाख टन, आज हम 2 साल बाद बैठे हैं उस जगह पे 3 साल बाद, क्या उस वक्त 35 लाख टन की ज़रूरत थी जो 35 लाख टन आ गई? क्या हुकूमत की, निगरान हुकूमत की ये कोताही नहीं थी कि वो सही उसके ऊपर एक टैप नहीं रख सकी, चेक नहीं रख सकी कि जितनी गंदम पाकिस्तान में आनी चाहिए उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में? यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ज़्यादा गंदम नहीं आई थी। मैं पूरी बात कर लूँगा। हम जो आपको ये आप कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिकॉर्ड चेक करें कि क्या एवरी 15 डे ये मॉनिटर होने के लिए रिपोर्ट्स ली जाती थी, सुबह से ली जाती थी, कितनी मंगाई गई है। ज़ाहिर है पोर्ट ऑफ एंट्री पे पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता, तो उसको मॉनिटर कर रहे थे। 3.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, और उस साल मुझे अच्छी तरीके से बहुत सारे लोग कहते थे बम्पर क्रॉप हुई है, कोई शक नहीं है बम्पर क्रॉप हुई थी। अब बम्पर क्रॉप जो है ना वो एक्सीडेड क्रॉप नहीं थी, बम्पर क्रॉप ये थी कि उससे पहले वाले साल 26 लाख मैट्रिक टन, तो बम्पर क्रॉप वाले साल 27.5 मिलियन मैट्रिक टन, जो कि उसके मुकाबले में बम्पर थी। शॉर्टेज एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, उस शॉर्टेज को केटर फॉर करने के लिए एक दो बड़ी कंपनियां थीं, कुछ छोटे छोटे फ्लावर मिल्स वालों ने भी किए थे। ऑल टुगेदर जब फरवरी का महीना आता है, जब हम बिल्कुल डिक्लाइन पे थे, फरवरी 2024 इलेक्शन से थोड़ा सा इलेक्शन हो चुका था, ठीक है। इलेक्शन, अब हम ये ट्रांजिशन में हैं। डोंट फॉरगेट कि हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ओथ लेना है 4 मार्च को। हमारे फरवरी के 15 तारीख से 4 मार्च तक 4 लाख टन एक्स्ट्रा आई थी, जो कि प्रोजेक्टेड टारगेट था। प्रोजेक्टेड आपका था लेट्स 31 लाख एग्जैक्टली, और जो ज़्यादा हुआ था उस वक्त तक वो 4 लाख टन आई, 4 लाख टन 4 मार्च तक। और उसमें कुछ कहा जाता है कुछ जहाज़, इस पे काकड़ साहब आपको मैं थोड़ा सा आपसे मैं रुकूंगा, यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो एक और जो सवाल इसके साथ होगा, आपके टाइम पे आए निजी शोबे से, आज फिर हुकूमत जो खुद तो प्राइवेट सेक्टर की बात करती है, पास्को को बंद करने की भी बात करती है, लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि टीसीपी इंपोर्ट करेगा। नाज़रीन, काकड़ साहब से पूछेंगे कि टीसीपी के थ्रू इंपोर्ट करने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, इनका क्या व्यू है, क्योंकि एक वक्त में मुल्क के सरबराह भी रहेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इसी से डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक। काकड़ साहब, आपके टाइम पे प्राइवेट शोबे से गंदम जो है वो मंगवाएगी, और आप फरमा रहे थे कि 4 लाख टन एक्सेस आ गई, क्योंकि निजी शोबा मंगवा रहा था, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर एक टैप रखा हुआ था, वो नहीं रख सके, और कुछ इजाफी जहाज़ गालबन आखिरी दिनों में आए। तो गालबन जो कंट्रोवर्सी थी उस वक्त वो भी इसी से रिलेटेड थी ना, कि ये जो गंदम थी ये एक्सेस कैसे आ गई। मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ। और जब तक ये बात मीडिया में आई, उस दौरानिए में ये नई हुकूमत ने ओथ ले लिया था, और जब तक ये बात मीडिया की जीनत बनी, इस दौरान में 9 लाख टन इस टाइम पीरियड में आ गया था। सो हम अगर 35 लाख आया है, उसमें से 9 लाख टन 4 मार्च के ऑनवर्ड्स आया है। 4 मार्च के इनके पीरियड में, जब नई गवर्नमेंट बनी, नई मतलब कैबिनेट 26 लाख टन आपके टाइम पे आ गई और 9 लाख इनके टाइम पे, और जो एक्स्ट्रा है वो 1.1 या 1.2 मिलियन, जो टोटल एक्स्ट्रा होगी, जो कि जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत ज़्यादा हो गया। आप याद रखिए कि जो 2.6 मिलियन मैट्रिक टन है ना, वो ज़रूरत पूरी हुई है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। इसके ऊपर जो ऊपर है वो अराउंड 9 लाख 10 लाख 11 लाख टन की गुफ्तगू हो रही है। ये जो पूरी की पूरी गुफ्तगू है वो उसमें 3.5 मिलियन मैट्रिक टन नहीं है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए उसका तस्करा किया गया। वो शॉर्टेज तो एग्जिस्ट कर रही है 2.6 की, जो को वो माइनस कर। काकड़ साहब, इसमें वो जहाज इनके टाइम पे आए, 4 मार्च के बाद है, लेकिन वो चले तो पहले होंगे ना। आप मैं पूरी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्या हम सोए हुए थे या ये सोए हुए थे। जैसे हमें दूसरे दिन क्या कहते हैं कोई समरी आती है तो हमने कोई डिसीजन लिया ना उस पर, तो इधर भी कोई महीना 2 तो गुजर चुके थे, तो उसके बाद ये बात हुई, तो गवर्नमेंट तो चल रही थी।
एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, एक पूरा निज़ाम था ना। मैं तो इसमें ब्लेम गम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फैक्ट्स को कि हुआ क्या था, क्राइसिस कैसे स्टार्ट होता है। असल में उसकी जेनेसिस पे जब जाएंगे हमें पूरी बात समझ क्राइसिस ऑफ सरप्लस व्हीट। अब हम बात करें सरप्लस की, शॉर्टेज की नहीं कर रहे। क्राइसिस जब हमारे दौर में ये सो कॉल्ड क्राइसिस इरप्ट होता है, आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, ये गुफ्तगू लोगों ने क्यों और कब की। जब तक हम उस नुक्ते को नहीं समझेंगे हमें कोई बात समझ ही नहीं आएगी। जब तक हमारी हुकूमत थी, लोग क्यों ये गुफ्तगू नहीं करे, उनको करनी चाहिए थी। आप जैसे बाखबर सहाफ़ी थे और बाखबर लोग थे, किसी ने नहीं की ना। ये हम पे इल्ज़ाम है कि वहाँ पे मौजूद तो थी, लोगों को पता तो था, लेकिन हुकूमत की ताकत की वजह से उनको खामोश किया गया था। ये इस तरह की भी कोई एक्यूजेशन नहीं आई है। तो फिर क्या था, हुआ ये कि जो प्रॉमिस्ड सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आने वाले टाइम में, आने वाले हार्वेस्ट में 2 मिलियन मैट्रिक टन प्रॉमिस की थी कि हमने खरीदनी है। ठीक। दे रेनेजेड फ्रॉम दैट प्रॉमिस। उन्होंने नहीं जी हम नहीं खरीदते। अच्छा नहीं खरीदते तो ज़ाहिर है फार्मर परेशान हो गया, उन्होंने एहतजाज किया, क्यों नहीं खरीदते, आपने हमसे प्रॉमिस किया कि जी 4,500 की या 2900 की 3900 की वो खरीदनी है। उन्होंने कहा नहीं जी वो बहुत ज़्यादा गंदुम हो गई है। कहाँ हो गई बंदूक? उन्होंने जी बहुत ज़्यादा, वो केयर टेकर के दौर में जो है ना अन अकाउंटेड फॉर इतनी गंदुम आ गई कि लगता है पूरे पाकिस्तान में गंदुम ही गंदुम है। अब यहाँ से ये एजुटेशन स्टार्ट होती है, ये एजुटेशन स्टार्ट होती है और वो सारा ब्लेम केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है, जिसको ज़ाहिर है हमने वक्त पे एक्सप्लेन भी किया, डिफेंड आप कुछ प्रोग्राम्स में गए, मेरे से भी आपकी बात हुई उस वक्त। इन्होंने ये फैसला क्यों किया, ये आपके सवाल का जवाब है। आखिर पंजाब हुकूमत ने क्यों रेनिजेट किया? एक रीज़न ये हो सकती है कि वाकई इतनी ज़्यादा जो 4 लाख टन है ना, वो पाकिस्तान की कंजम्पशन, जो डाटा है हमारे पास कंजम्पशन डाटा, 2.25 दिन की खुराक थी। ये 2.25 दिन की खुराक से इतना बड़ा क्राइसिस आ गया था। क्या हुआ था आखिर? हुआ ये था, राइटली सो, मैं उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब की है उसके उस फैसले की आज भी सताइश करता हूँ। मेरे अंदर ये अखलाकी जुर्रत है, मैं सिर्फ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर उधर शिफ्ट करने की बात नहीं करता हूँ। दे मेड अ राइट डिसीजन कि जी हम पिछले 10, 12, 15 सालों से जो ये वीट प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसका एक 640 या 645 बिलियन रुपीस का डेट था। तो डेट रिटायरमेंट करते हैं, और डेट रिटायरमेंट उसी सूरत में हो सकती है कि आप फ्यूचर प्रोक्योरमेंट बंद करें, वरना आप प्रोक्योर करते जाएंगे। अगर आप कुछ साइकिल आपका चलता जाएगा, साइकिल तो आपका चलता रहेगा। और ये मैंने उस वक्त भी ये बात ऑन रिकॉर्ड किसी शो में की है। ये हो जाता है। लास्ट ईयर में इत्तेफाक से मैं किसी उसमें था, तो गुड गवर्नेंस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने ये प्रोजेक्शन दी कि जी हमने अपना डेट रिटायर कर लिया। लेकिन काकड़ साहब, देखिए एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हाँ, आप 8 माह हुकूमत के सरबराह थे। ये जो आज भी ये चीज़ चल रही है, ये कॉन्टेक्स्ट इसका ये, जैसे IMF का प्रोग्राम है कि नंबर्स की हद तक तो बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, बजट का खसारा कम हो गया, प्राइमरी सरप्लस हो गया, आपके रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन जब इंसानों की बात आती है तो क्या जो ह्यूमंस होते हैं उनको आप नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं? पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा एक्शन, अच्छा एक्शन हो गया। मैं भी एज एन इकोनॉमिक जर्नलिस्ट कहूँगा जी आपका कर्जा कम हो गया, फिस्कल डिसिप्लिन आ गया। दूसरी तरफ लाखों किसान जिनको आपने खुद हुकूमतों ने, चाहे आपकी हुकूमत थी या उससे पहले वाली गवर्नमेंट, वो प्राइस डिटर्मिन कर गई, बट हुकूमत थी ना, इररिस्पेक्टिव PDM है, निगरान है, आम किसान को तो इस बात का नहीं पता। उसको आपने वादा किया कि मैं तुमसे 3,900 में खरीदूंगा, आपने नहीं खरीदी, पंजाब हुकूमत ने नहीं खरीदी। तो आप जितने मर्जी अच्छे नंबर्स कर रहे हैं, लेकिन किसान तो रुल गया, तब से रुल रहा है और आज तक रुल रहा है। अच्छा, मैं उस पर बिल्कुल आपको अपना व्यू देता हूँ। मैं कतन ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेट रिटायरमेंट की थिंकिंग थी वो थिंकिंग ठीक थी। ठीक। अब उस थिंकिंग को जो इम्प्लीमेंट करना था कि ये कैसे अचीव किया जाए, वो पीसमिल में इंक्रीमेंटल होना चाहिए था। पीसमिल अंदाज में ऐसे होता कि आपके पास 2 मिलियन मैट्रिक टन आपने ख़रीदारी की जो बात की थी, एक तो पहले साल जो प्रॉमिस आपका हुआ था उसको हर सूरत आपको पूरा करना चाहिए था, इसलिए कि उसी वादे पे उसने कल्टीवेट किया था।
क्योंकि उनके पास 5 साल का प्लानिंग तो 5 साल की होनी चाहिए थी। 5 साल की प्लानिंग में लेट से कि नेक्स्ट ईयर वो कहते कि जी हमने 2 से 1 मिलियन मैट्रिक टन पे आना है। एक फेज आउट प्लान देते थे। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंक्रीमेंटल या पीसमिल अंदाज में ज़रूर करते। जब आप ऑल ऑफ अ सडन जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसके अच्छी चीज़ के भी शॉकिंग वेव्स पैदा होती है और उसके रिजल्ट्स आते हैं। उसमें आप छोटा जो ज़मींदार है, बारदाने का जो आपका निज़ाम है, उसमें बारदाने पे improvement काकड़ की साहब आते ज़रूरत हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके इसके ऊपर व्यूज़ चाहिए होंगे। बट बिफोर दैट आपकी हुकूमत ने गंदम मंगवाई निजी शोबे के ज़रिए। आज जो इस हफ्ते फ़ैसला होता है, ये जो हुकूमत है ये टीसीपी के ज़रिए, जिसके बावजूद उसकी जितनी भी उसके अंदर खामियां हैं, उसके बावजूद हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि हम टीसीपी के ज़रिए 10 लाख टन फ़िलहाल गंदम दरामद करेंगे। टीसीपी के ज़रिए गंदम दरामद करने के फ़ैसले के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस मैं डिसीजन मेकिंग में हूँ तो मैंने तो ये फैसला किया है कि टीसीपी के ज़रिए नहीं आनी चाहिए, तो मैं अब कैसे उसके अपोजिट जाके खड़ा हो जाऊँ और कहूँगा नहीं ये दुरुस्त बात है, उन्हीं के ज़रिए आनी चाहिए। मेरा अपना व्यू आज भी यही है कि टीसीपी के ज़रिए जब आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं तो एक्सचेकर के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर वो काम करता है तो वो अपना पैसा इस्तेमाल करता है, वो टैक्स पेयर के पैसे को नहीं इस्तेमाल करता है, प्राइवेट इक्विटी के तहत वो काम वो करता है। तो मुझे इस सिचुएशन में, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें एक ऐसी एक्सरसाइज जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स हों, जिस पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म बहुत सारे हलकों की तरफ से हो, उसी आजमूदा फार्मूले को क्यों मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। ठीक, मेरी नज़र में प्राइवेट सेक्टर ही आंसर है, लेकिन महज इतना कहना काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ जो आपकी सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस है, जो आपका छोटा ज़मींदार है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टेपल फूड है और ये कंट्रीब्यूट कर सकता है टू अ लार्ज सोशल अनरेस्ट। अगर आपके पास दाने नहीं होंगे, आपके पास गंदम नहीं होगी, भूख की तरफ आप जाएंगे, ये बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल अपीवल्स की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये जो हमारा कंजम्पशन का टारगेट है, इसमें आप सेल्फ रिलायंस नहीं है तो आपको होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कोई R&D हुई है, कोई नए एरिया कल्टिवेशन में आए हैं, कोई नई इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स आए हैं। जो ही आप ये करेंगे, आपका इंपोर्ट बिल पे इसका इम्पैक्ट आएगा। ये जो असल गुफ्तगू थी, इसको हमने छोड़ दिया। कोई मुझे चोर डिक्लेयर करवा रहा है, कोई किसी और को चोर डिक्लेयर करवा रहा है, कोई मिस मैनेजर किसी को खड़ा करके जो है ना उस पर एक्यूजेशन कर रहा है। लेकिन जो रियल इशू था कि जी आप अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने जो कि आज भी वहीं पे हम आज साउथ एशियन की भी लोएस्ट के ऊपर 3 साल बाद उसी बहस आपके प्रोग्राम में मैं और आप कर रहे हैं कि टीसीबी से मंगवानी चाहिए या नहीं मंगवानी, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया। काकड़ साहब, छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़िम वापस आएंगे तो साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पूछेंगे कि ये जो हुकूमत ने फैसला किया था कि उसने वीट सपोर्ट प्राइस नहीं उसने देनी और ख़रीदारी नहीं करनी, और ये सब कुछ IMF के प्रोग्राम के तहत हुआ था, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था? क्योंकि इनकी हुकूमत जा रही थी, नई हुकूमत आ रही थी, इन्होंने भी IMF का प्रोग्राम किया था, क्या इनके दौर में IMF ने ये बात की थी? इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आपने भी IMF का एक शॉर्ट प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, जो कि नेगोशिएट तो इन्होंने PDM ने ही किया था, आप उसको आखिर तक लेके गए फिनिशिंग लाइन के ऊपर। तो उस वक्त जो मुज़ाकरा हो रहे थे, आपकी जो उस वक्त की निगरान वज़ीर ख़जाना थी डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, जो मेरी इत्तला है, उनकी मग़फ़िरत करे, नए खातून, बड़ी कॉम्पिटेंट खातून थी वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली वो राब्ते में रहती थी, आपको ब्रीफ करती रहती थी IMF के हवाले से। तो क्या आपके टाइम पे IMF की तरफ से इस किस्म की कोई डिमांड आई कि जो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें हुकूमत अपना, वफाकी भी और सूबाई हुकूमतें भी अपना जो रोल है वो ख़त्म कर दें? देखें, IMF की एक जनरल गाइडलाइन जिसके तहत वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो लाइस अफेयर इकोनॉमिक मॉडल उनका होता है। नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना, जनरल एक अप्रोच होती है, स्पेसिफिक्स पे भी ज़रूर बात होती है। लेकिन आई रिकॉल एग्जैक्टली कि उनके अपने यहाँ भी ना सोशल अनरेस्ट के क्लॉजेस मौजूद हैं।
ऐसा नहीं है कि IMF जो है ना वो बिल्कुल स्टाइफल, बहुत मुश्किल प्रोग्राम है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने लोन्स रिकवर करने होते हैं, उनकी स्ट्रिक्ट कंडीशनलिटीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो दे पुट देयर फुट डाउन। लेकिन स्टेपल फूड, एग्रीकल्चर, सब्सिडी, सपोर्ट मैकेनिज्म, प्राइस बहुत सारे ममालिक में जो IMF प्रोग्राम के तहत हैं वहाँ पर मौजूद है और वो उसको अलाउ करते हैं। या तो सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस सिर्फ पाकिस्तान में हो फिर तो दुरुस्त है। क्या सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस दुनिया में और ममालिक में नहीं है? यकीनन मौजूद। इसका मतलब है काकड़ साहब कि हमने एक बुरा प्रोग्राम नेगोशिएट किया, एक ऐसा इदारा जिसका बुनियादी काम ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट दे, आप किसी भी हुकूमत को वो दिवालिया होने से बचाए ताकि ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट ना आए। उसको हमने गंदम की मार्केट में भी घुसेड़ लिया, उसको हमने चीनी की मार्केट में भी। बिल्कुल ठीक है शहबाज, मेरा अपना कंजर्वेटिव व्यू यही है कि देखें, अगर हमने अभी या इवन मुस्तकबिल में अगर हमने ये चीज़ें नेगोशिएट करनी भी हैं, इन तमाम चीज़ों को फॉर इंस्टेंस अगर हम ये अलाउ नहीं करते हैं सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस, आज हम पे ये प्रेशर होगा 1 मिलियन मैट्रिक टन, $300 मिलियन, $400 मिलियन, 500, जो भी उसकी कॉस्ट बन रही है, ये आपके इंपोर्ट बिल में इजाफा आ गया। अब अगर आपने प्रोडक्शन पाकिस्तान में की होती तो ये इंपोर्ट बिल पे आपका प्रेशर कम हो जाता। तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत और एग्रीकल्चर इस वक्त मोस्ट नेग्लेक्टेड, ये क्या मैंने कहना दुरुस्त है? वेरी ब्रीफली, यस और नो, क्या मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर नहीं है पाकिस्तान का? बदकिस्मती से है। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर बोथ, जो आपको वाटर रिजर्व्स चाहिए, जो डैम्स आपको चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजीज और सीड्स वैरायटी चाहिए एग्रीकल्चर में, हम सोए हुए हैं। हमें तो सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद से फुर्सत नहीं मिल रही। और एक और बदकिस्मती ये कि इनको प्राइम मिनिस्टर के साथ टेबल पे बैठ के ना नाश्ता करने का मौका मिलता है किसान को, ना वो लंच कर सकते हैं, ना डिनर कर सकते हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे बैठ सकते हैं। मतलब इसका ये हो कि जिसकी लॉबी है वो तो कोई ना कोई बेनिफिट ले जाता है, पर जिसकी लॉबी नहीं है उसको तो जो गारंटेड प्राइस है वो भी नहीं मिलती। अनवारुल हक काकड़ साहब, साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।